गुड मॉर्निंग ऑल। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, हम उसे रिवाइज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्केल पढ़ा था और फिर हमने यहाँ पे एक मैप ड्रॉ करने की कोशिश करी थी। इसमें हमने टाइटल बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो हमने डिस्कस करा था। फिर उसके बाद हम मूव करे थे टाइप्स ऑफ स्केल पे, और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि स्केल को हम किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो स्केल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीन तरीके से हम उस चीज़ को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो था, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ही हमने फर्स्ट पे रखा, जो कि हमारा क्या था? RF, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। सेकंड वन हमारा क्या था? रेशियो के फॉर्म में था। और थर्ड वन हमारा ऑपरेटर के फॉर्म में था, मैथमेटिकल ऑपरेटर के फॉर्म में था। इसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया था और हमने इसको एग्जांपल से हमने क्या किया, अपना एक स्केल ड्रॉ किया था, जिसमें हमारे पास स्केल गिवन थी और हमारे पास ये भी पता था कि हम मैक्सिमम लेंथ कितना ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो एग्जांपल जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, एज ए क्वेश्चन के फॉर्म में। नेक्स्ट हम लोगों ने ये भी चेक करा था कि अगर हमारे पास एक लाइन है तो उसको हमें इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करना है विदाउट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड। तो ये हम सब ने सीख लिया था। नेक्स्ट हमने स्केल ड्रॉ किया था और हमने दो स्केल ड्रॉ करे थे, एक आपका प्लेन स्केल था, दूसरा आपका डायगोनल स्केल था। ठीक है, और उसके बाद हमने डायगोनल स्केल कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हमने समझा था। एंड द लास्ट स्केल जो था वो था आपका वर्नियर स्केल, जिसमें आपके 3 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट वर्नियर स्केल, रेट्रोग्रेड एंड डबल वर्नियर स्केल। तो आज के जो टॉपिक है वो हमारा इससे रिलेटेड है। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? नो। और साथ में हमने ये कुछ डिटेल्स पढ़ ली थी। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है कि इंजीनियर्स स्केल जो होता है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 मीटर होता है। बाकी आप इसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं 10, 100 एंड मोर देन 100। हमने ये भी समझा था कि लार्ज स्केल एंड शॉर्ट स्केल किसे कहते हैं। ठीक है, अब आज के टाइम पे जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट वर्नियर स्केल से। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फर्स्ट वाला जो टॉपिक। आज हम देखिए क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम वर्नियर स्केल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, सो डायरेक्ट वर्नियर स्केल का मतलब ये है, आप लोगों ने स्केल देखे होंगे, वर्नियर स्केल फिजिक्स की लैब में देखा होगा। उसमें क्या होता है कि आपका जो मेन स्केल होता है, ठीक है, मेन स्केल जो भी आपका प्लेन स्केल है, ठीक है, वो आपने देखा होगा वो 0 से स्टार्ट होता है। बट फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग वी स्टार्ट दिस स्केल, 0 को हम यहाँ लिख लेते हैं और उसके बाद जो भी सेंटीमीटर का स्केल, सपोज ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, और उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेजुएशन देते हैं। ठीक है, कल हमने यही सीखा था। यस सर। तो अब सपोज दिस इज योर मेन स्केल, तो मेन स्केल आपका क्या है? सेंटीमीटर में है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पोर्शन को ही हम ग्रेजुएशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। और जब हम मेन स्केल पढ़ते हैं तो हम कहाँ से जाते हैं? लेफ्ट से राइट जाते हैं, और ग्रेजुएशन वाले के लिए हम राइट से लेफ्ट जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सेंटर पे कर देते हैं, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब ये देखिए, ये जो 1, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो अभी तो ये सही चल रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन अगर ये बहुत छोटा ग्रेजुएशन होता तो फिर मैं क्या करता, इस 1 को हटा देता, सिर्फ 2 लिखता, फिर 4 लिखता, फिर 6 लिखता। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारा आपका डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे डायग्राम में साइज कितना है। अभी यहाँ पे ये जो इस ग्रीन कलर से लिखे हैं, ये किस में होगी? इसकी यूनिट किस में होगी बताइए आप? इसकी यूनिट होगी
अगर आप 1 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो यूनिट आएगी वो किस में आएगी, mm में आएगी। उसके बाद हमारा क्या होता था, एक वर्नियर स्केल होता था, कुछ इस तरीके से एक वर्नियर स्केल होता था हमारा, जो इस स्केल के साथ क्या करता था, मूव करता था। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये रीडिंग हम कहाँ से ले रहे हैं, लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। तो वर्नियर स्केल यहाँ पे जो डायरेक्ट वर्नियर स्केल होता है, पहला पॉइंट वो कहाँ से मूव करता है, वो मेन स्केल जैसे आप रीड करते हो वैसे आपको उसको रीड करना पड़ता है। तो इसका मतलब जो वर्नियर स्केल मूव कर रहा हो यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता था कि हमें इनको मैच करना होता था। इसमें कितने पार्ट होते थे, इसमें हमारे कितने पार्ट होते थे, इसमें हमारी जो रीडिंग स्टार्ट होती थी 0 से लेकर 10 तक होती थी। और इसको एक्चुअल में हम कितने पार्ट्स में, कितनी लाइनें हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, थोड़ा और सही कर देते हैं इसको। तो ये वो वर्नियर स्केल है जो आप लोगों ने फिजिक्स की लैब में देखा होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कर दिया डिवाइड। फिर हम क्या करते थे, मैच करते थे कि ये लाइन इस नीचे वाली कौन सी लाइन से मैच करेगा। तो इससे फिर हमें क्या पता चलता था, इससे हमें ये पता चलता था कि mm को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है। एक स्मॉल mm को हम कन्वर्ट कर देते थे उसके 10 पार्ट में, और यही हमारी क्या होती थी, लीस्ट काउंट होती थी। तो ये हमारी लिस्ट काउंट होती थी। ठीक है, ऐसा कुछ देखा था आपने फिजिक्स लैब में, वर्नियर स्केल देखा था। और एक दूसरा आपका क्या होता है, स्क्रू गेज होता था। स्क्रू गेज में हम ये 1 mm को कितने पार्ट में डिवाइड करते थे, 100 पार्ट में डिवाइड करते थे। उसमें एक रोटेशन होता था, 1 कंप्लीट रोटेशन में आपका 1 mm कंप्लीट होता था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस चीज को चेक करते हैं। ठीक है, अब ये वर्नियर स्केल हमको डायग्राम से समझना है। ये तो मैंने वो डायग्राम बनाने की कोशिश करी जो आपके स्कूल में होता था। तो अब इसको होता क्या है कि हमने क्या करना है, क्योंकि ये जो स्केल है वर्नियर स्केल, दिस इज योर वर्नियर स्केल एंड दिस इज योर मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल में, डायरेक्ट वर्नियर स्केल में देखो, फॉर्मूला अच्छे से समझना है। डायरेक्ट वर्नियर स्केल में जो ये ग्रेजुएशन होते हैं, ये जो पार्ट्स होते हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, ये आपके होते हैं n-1 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n पार्ट ऑफ मेन स्केल। मतलब समझ में आया। देखिए, मेन स्केल को मैंने यहाँ कितने पार्ट में डिवाइड करा, मेन स्केल को यहाँ पे मैंने कितने पार्ट में किया, 10 पार्ट में डिवाइड किया। तो मुझे वर्नियर, अगर मुझे डायरेक्ट वर्नियर स्केल बनाना है तो ये जो ऊपर के जो है ना डिवीजन, ये कितने डिवीजन में मुझे कन्वर्ट करने हैं, इसके लिए मुझे 10 की वैल्यू यहाँ रखूंगा, -1 करूंगा तो कितना आएगा आंसर यहाँ पे, 9। तो मुझे इस स्केल को 9 हिस्सों में डिवाइड करना है। अगर मैंने मेन स्केल को 10 हिस्से में डिवाइड करा है, 10 पार्ट में डिवाइड किया है, तो वर्नियर स्केल को मुझे कैसे करना है, 9 पार्ट में डिवाइड करना है। बात समझ में आई आपकी, आया कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया। इसका मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ पे अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 पार्ट डिवाइड कर रहे हैं, इसके बाद वाला पार्ट मुझे क्या करना है, रफ कर देना है। ठीक है, तो टेक्निकली ये स्केल कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ये स्केल 0 से लेकर इस पार्ट के बीच में लाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। इसीलिए जब ये इस तरीके से लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब आप 0 से 1 की तरफ जा रहे हो, 0 से 1 की तरफ मूव कर रहे हो, देखो 1 mm की तरफ मूव कर रहे हो, तो उस 1 mm के बीच में आपके कितने पार्ट हैं, आपके 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, समझे। और जैसे ही आप 10वें पार्ट पे मूव करोगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 mm हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये वर्नियर स्केल कहाँ मूव कर रहा है, ये वर्नियर स्केल
किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में मेन स्केल को रीड किया जा रहा है। इसीलिए इसका 10वां पार्ट, जो इसका 10th पार्ट होगा आफ्टर द 9th, जो 10 पार्ट जो है नहीं यहाँ पे इमेजिनरी होगा, जैसे ये 9th पार्ट को क्रॉस करेगा वैसे ही वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 mm हो जाएगी। ठीक है, समझ गए आप इस चीज को? यस सर। नाउ दिस फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला बन गया आपका किसके लिए, डायरेक्ट स्केल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट थी वो सेंटीमीटर थी। अब अगर यूनिट अगर आपकी इंचेस होती या आपकी दूसरी मेजरमेंट यूनिट होती तो वहां पे आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। सपोज फॉर एग्जांपल, अब मैं एक दूसरा स्केल बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। और इस स्केल को ये आगे और कंटिन्यू होगा 1 2 3, अभी मैं इस पे इसकी कुछ भी यूनिट हो सकती है, सपोज x यूनिट, y यूनिट, कुछ भी मान के चलिए जो आपको पता है। अब इसको मैंने डिवाइड कर दिया, कितने हिस्सों में डिवाइड करा इसे, 1 2 3 4, कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा, ठीक है, करा है ना, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। तो जो इसका वर्नियर स्केल बनेगा, जो इसका वर्नियर स्केल बनेगा वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा बताओ, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। 3। तो अगर वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा तो कैसे होना चाहिए वो, बताइए वो कैसे होगा। तो इसको और रब कर देते हैं, पूरा यहाँ रखते हैं। तो इसको अब 3 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में होगा पूरा, 3 पार्ट में से डिवाइड करना है, तो 1 2 और 3, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे तो करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसको मैच करते हैं, ये जो 3 पार्ट्स है ना वर्नियर एंड मेन स्केल के, इसको रीडिंग्स को क्या करते हैं, मैच करते हैं, जहां परफेक्टली मैच हो रहा है उस वैल्यू को हम लेते हैं। ऐसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा आपने, देखो ये स्केल जो हुआ, ये स्केल परफेक्ट इस पे नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या होगा, इससे इधर की तरफ का होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब समझ में आ रहा है। तो अब आपने यहाँ पे एक चीज सीख लिया है कि देखिए वर्नियर स्केल सिर्फ एक पार्ट छोटा होगा मेन स्केल से, ठीक है। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, इसकी लीस्ट काउंट तो यही होनी चाहिए जो ये बचा हुआ पार्ट है, ठीक है। अब ये बचा हुआ पार्ट कितना है, ये बचा हुआ पार्ट जो है वो है आपका क्या, रीडिंग ऑफ मेन स्केल, रीडिंग ऑफ मेन स्केल, ठीक है, माइनस रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। अब ये बचा हुआ पार्ट वही तो होगा, और यही आपकी क्या होगी, लीस्ट काउंट होगी, लीस्ट काउंट फॉर डायरेक्ट वर्नियर स्केल। समझ में बात आई, ठीक है। अब जरा हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है, s माइनस वी हमारा लीस्ट काउंट है, ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल है, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो s की वैल्यू कितना है, s की वैल्यू बताओ, s की वैल्यू हम अगर हम रख ले, s की वैल्यू को यहाँ से क्या रख सकते हैं हम, n माइनस 1 मल्टीप्लाई v अपॉन n रख सकते हैं ना इस इक्वेशन से, यस सर। माइनस v, एलसीएम लेके करिए इसको, n माइनस, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है अंदर, फिर इसका n का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन n, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इससे एक कैंसिल होना चाहिए ना, लेकिन ये थोड़ा सा हमारा गड़बड़ क्यों हो रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। पार्ट, एक बार हमें थोड़ा सा नोट को कंसिडर करना पड़ेगा, हमने नोट्स में क्या लिखा है, एस अपॉन एन आना चाहिए, एस अपॉन एन, ओके ओके ओके, हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये है वो मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल,
तभी हमारा ये पोर्शन गलत आ रहा है। तो इस केस में हमें इसको फिर से समझना पड़ेगा। ये हमारा क्या होगा, थोड़ा सा इसको करेक्ट करिए, फिर हम ये हमारा वर्नियर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये स्केल, बाकी हमारा सब ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि वर्नियर के कितने नंबर होंगे, वर्नियर के उतने नंबर होंगे जितने मेन स्केल के नंबर में से 1 माइनस करेंगे, ठीक है। हमने बस इक्वेशन गलत लिखी थी, बाकी हमारा सब फिगर सारा ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि देखिए वर्नियर स्केल ये है, ठीक है। वर्नियर स्केल के नंबर, ये वैसा मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जहाँ पे आपको LHS इक्वल टू RHS करना है, ऐसा नहीं है। इसको, इसके पीछे एक लॉजिक है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वर्नियर के कितने नंबर होंगे, वर्नियर के n नंबर होंगे। अगर वर्नियर के n नंबर होंगे, ठीक है, तो मेन स्केल के कितने होने चाहिए, मेन स्केल के कितने होने चाहिए, फिर बताइए। n+1 n+n-1 हो रहा है ना मेन स्केल पे, तो वो कितना होगा मेन स्केल पे, उससे कम होंगे ना नंबर। सपोज यहाँ पे n क्या है, 3 ले लिया मैंने, ठीक है, तो मेन स्केल का कितना होगा, 2 होगा। यही तो बात हो रही है ना। तो यहाँ पे जो आपका फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, करेक्ट करिए फिगर को। ये हमने रेट्रोग्रेड पढ़ लिया था। तो यहाँ पे हमारा, अगर ये 3 है, 1 2 3 4 पार्ट्स में अगर आपका मेन स्केल है, तो 4 पार्ट्स में अगर आपका मेन स्केल है, सॉरी n जो वैल्यू है ना उसकी है, मेन स्केल की वैल्यू है। लेट करेक्ट दिस। तो अभी देखिए इसको थोड़ा सा, इसका n किसकी वैल्यू है, मेन स्केल की वैल्यू। मेन स्केल का कितना है, 4 है। तो मेन स्केल का 4 है, तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू जो पार्ट्स होंगे वर्नियर के वो कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। बस ये याद रखना कि ये n जो रिलेटेड है ये आपका मेन स्केल से रिलेटेड है, ठीक है। n इज रिलेटेड टू योर मेन स्केल। तो बाकी फिर हमें क्या करना है, वही चीज जो हमने फॉलो करी थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, s माइनस वी, क्योंकि यही पोर्शन बच रहा है। अब s माइनस वी आपका कुछ इस तरीके से होगा, करिए अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। कॉपी में सॉल्व करके बताइए मुझे कितना आपका आंसर आ रहा है। तो s माइनस वी यहाँ पे ये हो गया। s की वैल्यू को आप ऐसी रहने दीजिए, v की वैल्यू को आप n-1 अपॉन मल्टीप्लाई बाई s, v/n-1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n, ठीक है। यहाँ पे हमने v की वैल्यू रख दी इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल। उसके बाद हमारा ये मल्टीप्लाई होगा, तो ns माइनस ये यहाँ आ जाएगा, तो ns प्लस s डिवाइडेड बाई n। तो इसका फाइनल क्या आ जाएगा, s अपॉन n, ठीक है, सिंपल। और यही हमारा नोट्स भी शो कर रहा है। सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? ठीक है, अगेन कर देते हैं। हमने जो पहले समझाया आपको वर्नियर स्केल, वो बिल्कुल हमने सही समझाया, ठीक है। जैसे 10 पार्ट यहाँ पे है तो 9 पार्ट यहाँ पे। फिर इसका जो फॉर्मूला बना, वो हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी उसमें हमने जो n हमने एज्यूम कर दिया था, वो n हम एज्यूम कर दिया था वर्नियर से, जबकि वो n हमारा क्या होना चाहिए था, मेन स्केल का होना चाहिए था, ठीक है। तो फॉर्मूला ये बनता है कि जैसे 9 है, 9 किसका पार्ट था, 9 था आपका वर्नियर का पार्ट। दैट विल बी इक्वल टू योर सम पार्ट ऑफ योर मेन स्केल। अब मेन स्केल के कितने पार्ट हैं, टोटल 10 पार्ट है, बट ये 10 पार्ट तो नहीं होंगे ना। मेन स्केल के कितने पार्ट हैं, 10 पार्ट है,
अब 10 पार्ट को 9 कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1. ठीक है, तो यहाँ पे ये आया। अब मैंने ये जो पार्ट्स हैं 10 मेन स्केल का, उसको मैंने डिनोट किया n से, तो n-1 पार्ट ऑफ मेन स्केल will be equal to your n पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। ये मतलब समझ में आया आपको इसका इक्वेशन का, ये मतलब है यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, अगर आपका जो मेन स्केल का पार्ट है वो कितना है 10, तो यहाँ पे आप रखिए 10, तो आपका जो पार्ट आएगा वो यहाँ पे, ये n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, ये n जो है वो रिलेट है आपके वर्नियर स्केल से, और ये वाला n जो रिलेट है वो आपका किसके रिलेट है, मेन स्केल से। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है और यहाँ पे n की वैल्यू 9 है, ये अलग अलग वेरिएबल है टोटली। ठीक है, दिखा मैं एक से रहा हूँ, मैंने क्या दिखाया, मैंने पार्ट्स को, नंबर ऑफ पार्ट्स को डिनोट किया है n से, बट दिस इक्वेशंस अगर ये n v के साथ है तो ये n v के पार्ट्स को शो कर रहा है, और अगर ये n s के साथ है तो ये मेन स्केल के पार्ट को शो कर रहा है। ये मतलब है इस इक्वेशन का, ये वो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है जहाँ पे आपका LHS इक्वल टू RHS होता है, ये आपकी एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करके देखो। मैथमेटिक्स है क्या, मैथमेटिक्स क्या है कि एक लैंग्वेज है जहाँ पे आप बड़े बड़े स्टेटमेंट को एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी, ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, डाउट किसी को इसमें? अब किसी को डाउट है इसमें, बता दीजिए। सर जो आप भी न्यूमेरिकल बता रहे थे, ये वाला एक और बार आप एक्सप्लेन कर देंगे? कौन सा न्यूमेरिकल? ये वाला जो आपने बोला था, ये ये जो ऐसा पॉन है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसको हम फिर से कर लेते हैं। देखिए, लीस्ट काउंट क्या होती है, किसी भी स्केल की लीस्ट काउंट क्या होती है, पहले वो समझना हमें जरूरी है। कोई बता सकता है? बताइए, लीस्ट काउंट क्या होती है किसी स्केल की? सर 1 अपॉन जो उसके टोटल नंबर ऑफ वो होता है, वो तो अभी आपने देखा है ना प्रैक्टिकली। लीस्ट काउंट वो होती है जिसके नीचे हम फिर नहीं काउंट कर सकते हैं स्केल से, उस पर्टिकुलर स्केल से। यही तो मतलब है लीस्ट काउंट का। द वैल्यू ऑन द स्केल विच इज मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, मतलब उसके बाद हम उसको, मतलब उससे छोटा मेजर कर नहीं सकते। जैसे अगर एक मीट्रिक स्केल है, चेन है, जैसे चेन, ठीक है, चेन चेन में आप कैसे कितना मेजर कर सकते थे? चेन में आप जो आपकी टैलीज लगी रहती थी वो 5 मीटर पे लगी रहती थी इंडियन स्टैंडर्ड में, और उसके Yes. और उसके बाद हमारे पर मीटर पे हमारे क्या होते थे, रिंग्स होते थे। तो Yes. यानी कि आप मीट्रिक चेन में जो लीस्ट काउंट है वो क्या होगी, 1 मीटर होगी। 1 मीटर से आप उससे नीचे मेजर नहीं कर सकते उसमें। भाई समझ में आई? ये बात आ गई आपको समझ में? Yes, sir. ठीक है ना, तो लीस्ट काउंट किसी भी स्केल की वो वैल्यू होती है जो सबसे मिनिमम वैल्यू उस स्केल से मेजर की जा सकती है। ठीक है ना, Yes, sir. तो अब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया, ये एक आपका एक मेन स्केल है जहाँ पे ये वैल्यू क्या है आपकी 1 है। ठीक है, अब ये 1 है, अब इसकी लीस्ट काउंट, अब ये 1 यूनिट है, यूनिट मैं अभी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, इसकी 1 यूनिट है, तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी होगी इस स्केल की? बताइए, इस स्केल की लीस्ट काउंट कितनी हुई? अरे भाई कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, तो इस पे हम कितना कर सकते हैं, 1/4, इस पे हमारा कितना हो जाएगा? ठीक है, 2/4 को कितना कहते हैं, 1/2 कहते हैं ना उसे, Yes, sir. और इसको कितना कहेंगे, 3/4 कह देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारी क्या होगी, तो मैं कितना इससे मेजर कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना मेजर कर सकता हूँ इससे, ये वाला पोर्शन।
ये अगर मेरा कुछ इसके बीच में आएगा तो वो मैं मेजर नहीं कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरा वैल्यू यहाँ इतने से इतनी डिस्टेंस है कोई, तो मैं उसे मेजर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है तो इतनी मैं इसको मेजर कर सकता हूँ, और इसी को हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो फॉर दिस स्केल व्हाट इज योर लीस्ट काउंट? इस स्केल के लिए आपका लीस्ट काउंट क्या होगा? 1/4। ये पहली जो डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, जो पहली मेजरमेंट है, ठीक है, समझे ना। और ये लीस्ट काउंट कैसे निकला? जो आपकी स्केल की यूनिट थी, ठीक है, वो आपने एस ले ली, ठीक है, और उसके बाद जो उसके पार्ट्स थे वो आपने उसमें डिवाइड कर दिए। तो वो पार्ट्स क्या है? 4 पार्ट में डिवाइड था स्केल, स्केल की यूनिट 1 थी, तो ये आपका निकला लीस्ट काउंट। अब ये जो लीस्ट काउंट है ये हर किसी के लिए सेम रहता है, इसकी वैल्यू सेम रहती है, और यही लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करके मैं वेरीफाई कर रहा हूँ अपना ये स्टेटमेंट, जो मैंने ये स्टेटमेंट बनाया है ना, n मल्टीप्लाई v इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई होल मल्टीप्लाई बाई s। अगर ये लीस्ट काउंट ये आती है तो ये जो फॉर्मूला बना है ये जस्टिफाई हो जाएगा। समझे आप इस चीज को? यस सर। तो मुझे ये फॉर्मूला जस्टिफाई करने के लिए लीस्ट काउंट s अपॉन n लानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए ये 1 है, तो हमने क्या बोला कि अगर आपने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करा तो जो वर्नियर स्केल होगी, ठीक है, ये वर्नियर स्केल अगर हम इसको, मैंने इसको बड़ा करके बनाया, वरना अदरवाइज क्या होना चाहिए था, ये इसका एग्जैक्ट जो फिगर होना चाहिए था वो कैसे होना चाहिए था, वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था। वो वर्नियर स्केल किसके बीच की वैल्यू शो कर रहा है? वो इससे लेकर इस तक की वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। और वो इससे आगे होगा जस्ट, ये जो एक एरो है ना, वो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना था, मुझे देखिए ध्यान दीजिए इसको, मैं आपको फिर से इसको अच्छे से समझा देता हूँ। ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 0 से लेकर ये जो डैश लाइन बनाई मैंने। अब ये डैश लाइन तो इस मेन स्केल से निकलेगा नहीं, तो हमने क्या किया, इसको ड्रॉ करा दिया किसी वर्नियर स्केल पे, ठीक है। अब वर्नियर स्केल पे हम क्या करते हैं, सपोज वर्नियर स्केल यहाँ से यहाँ मेजर करेगा तो हम इसको मैग्नीफाइंग करेंगे ना, इस वाले पोर्शन को। तो इसको मैग्नीफाई हम कैसे करते हैं? इसको मैग्नीफाई करने के लिए हमें, क्योंकि इतना मुझे आंखों से देख नहीं सकता, तो इसको मैग्नीफाई करते हैं हम स्केल को। तो इसको मैग्नीफाई हम कुछ इस तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं इसको, हम इसको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो एरो है इसको हम रीड कर रहे होते हैं, ठीक है, ये वाले एरो को, इसको हमें रीड करना होता है। तो हुआ ये कि अब हमने क्या करा, ये अगर 4 पार्ट में है तो इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये आपका क्या हो गया? वर्नियर स्केल हो गया। और कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब मुझे फाइंड आउट करना है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कौन सी डिस्टेंस होगी? लीस्ट काउंट ये वाली डिस्टेंस होगी, जिसको ये मेजर नहीं कर सकता है अभी के लिए, ठीक है। मतलब मैं सिर्फ ये पिक्चर फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, एक्चुअल में यही वो डिस्टेंस है, वो कोई भी डिस्टेंस हो सकती है किसी भी पार्ट के बीच में, इस वाले 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 पार्ट के बीच में। अभी मैंने लास्ट वाले पार्ट के बीच में ले रखा है, तो ये वो डिस्टेंस है। ये कौन सी डिस्टेंस होगी? ये स्टार्ट हो रही है 1 से और फिनिश हो रही है वर्नियर पे। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो भैया इसमें जो लीस्ट काउंट है वो आपकी मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल है, क्योंकि यहाँ पे वर्नियर स्केल छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लीस्ट काउंट होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, एस यानी कि मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल। ये है आपकी लीस्ट काउंट का कंसेप्ट फॉर दिस डायरेक्ट वर्नियर स्केल। इसके बाद हमें क्या करना है, एस की वैल्यू को हम एस रहने दीजिए, वी की वैल्यू को, क्योंकि वी की वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं, वी की वैल्यू को हम यहाँ से, बताइए क्या रख सकते हैं, वी की वैल्यू को हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, n-1 s अपॉन n टू होल मल्टीप्लाई बाई s। एस। तो यही चीज मैंने यहाँ रख दिया, s माइनस n-1 s, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, एलसीएम लिया, ns फिर n-1 होल मल्टीप्लाई बाई s डिवाइडेड बाई n।
फिर हमने क्या किया, अब ब्रैकेट को ओपन किया, तो एन एस माइनस, अब माइनस है तो माइनस ही आएगा यहाँ पे, एन और मल्टीप्लाई बाई एस, ठीक है। फिर ये माइनस यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई एस, एस डिवाइडेड बाई एन। फ्रॉम दिस इक्वेशन आप लोग देख सकते हो कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, तो कैंसिल आउट हो गई, बची आपकी एस अपॉन एन। तो देखो लीस्ट काउंट कितनी आई आपकी, वही लीस्ट काउंट आई जो हमने पहले जस्टिफाई करी थी। इसका मतलब जो ये फॉर्मूला है एन वी इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाई एस, ये क्या है, मेरा सही फॉर्मूला है। बात आई समझ में? तो फॉर रेट्रोग्रेड, फॉर डायरेक्ट वर्नियर स्केल के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, इसीलिए आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर दीजिए। लीस्ट काउंट सबकी एस अपॉन एन होती है, ठीक है, और फॉर्मूला आपका ये बन गया। तो ये यहाँ पे किसका डायग्राम था, डायरेक्ट वर्नियर स्केल का डायग्राम था, ठीक है। और ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है, ये उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में आप मेन स्केल को रीड कर रहे हो। नेक्स्ट है हमारा रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल, ये बस इस जो हमने अभी पढ़ा है इसका उल्टा है, अपोजिट है ये। तो ये क्या है, रेट्रोग्रेड स्केल है, ठीक है। रेट्रोग्रेड स्केल में क्या होता है, रेट्रोग्रेड स्केल में सबसे पहले हम एक मेन स्केल बना देते हैं, इसको हम फिर से वही 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इजी हो जाएगा हमें। अब रेट्रोग्रेड जो स्केल होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो एक पार्ट ज़्यादा होता है, तो यानी कि कुछ ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, तो रेट्रोग्रेड में कितने पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या फॉर्मूला बनना चाहिए बताइए, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला ये बना कि जो, बताइए आप ही बताइए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। NV equals to N plus 1S. वेरी गुड, एन वी नंबर ऑफ पार्ट्स इन वर्नियर स्केल विल बी इक्वल टू +1 पार्ट्स इन मेन स्केल, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, व्हाट इज योर लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितनी होगी, लीस्ट काउंट अब यहाँ से यहाँ के बीच की होगी। अब ये क्या हो गया S और ये क्या हो गया V, तो लीस्ट काउंट क्या होगी इस वाले केस में, Yes. इन दिस केस द लीस्ट काउंट ऑफ रेट्रोग्रेड स्केल इज V माइनस S। हुआ कि नहीं हुआ, बड़ा कौन सा आ गया, वर्नियर स्केल आ गया। फिर आप क्या करेंगे, V की वैल्यू को रख दीजिए, V की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या होगी, ये होगा, तो V की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे हम, क्या हो जाएगा N प्लस 1 S माइनस S, एलसीएम ले लीजिए, करिए कॉपी में फटाफट करिए आप इसको, मुझे बताइए Yes, sir. क्या आपका वही वैल्यू आ रहा है जो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ। एस अपॉन एन आ रहा है। एलसीएम लेके ये आया, इसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारे साइन प्लस के हैं, एन एस प्लस एस माइनस एस एन अपॉन एन, फिर फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, एस अपॉन एन आया, यानी कि हमारा लीस्ट काउंट यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी कि जो ये फॉर्मूला हमने बनाया है, ये फॉर्मूला रेट्रोग्रेड के लिए, वो फॉर्मूला हमारा सही है, ठीक है। सो फॉर रेट्रोग्रेड ये हमारा फॉर्मूला सही है, ठीक है, बात समझ में आ गई। Yes, sir. अब देखिए, क्योंकि ये बड़ा स्केल है, रेट्रोग्रेड है, तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर आप मेन स्केल को इस डायरेक्शन में रीड कर रहे हो, ठीक है, तो ये इसका जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है मेन स्केल से, ठीक है।
पर ये भी एक वर्नियर स्केल का पार्ट है, रेट्रोग्रेड स्केल, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा आपके कुछ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि आपके थोडोलाइट वगैरह, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो वर्नियर स्केल है वो किसके अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पे चेक करना होगा प्रैक्टिकली, बट बिफोर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो रेट्रोग्रेड आपको समझ में आ गया, रेट्रोग्रेड की इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, Yes, sir. ठीक है ना। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं आपके थर्ड वाला जो है वो है आपका डबल वर्नियर स्केल। अब डबल वर्नियर स्केल में क्या होता है, एक मेन स्केल होता है, ठीक है। ये भी अगेन किसी ना किसी पार्ट्स में डिवाइड होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास वर्नियर स्केल भी होता है और साथ में रेट्रोग्रेड स्केल भी होता है। तो रेट्रोग्रेड स्केल भी होगा और वर्नियर स्केल भी होगा। अब रेट्रोग्रेड मूव करेगा इस डायरेक्शन में, रीडिंग हम ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो वर्नियर स्केल मूव जो आपका डायरेक्ट वर्नियर स्केल है वो मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, और जो हमारी मेन स्केल की रीडिंग है उसको हम रीड कर रहे हैं कहाँ से, लेफ्ट टू राइट। तो आपने देखा कि हम यहाँ पे डबल वर्नियर स्केल में क्या लेते हैं, रेट्रोग्रेड एंड डायरेक्ट वर्नियर स्केल दोनों को यूटिलाइज करते हैं अपनी रीडिंग्स को पढ़ने के लिए। क्लियर, Yes, sir. फिगर समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एक के बाद एक लगे होते हैं। अभी मैंने इसको ऊपर बनाया, लेकिन इससे क्या फ़ायदा होता है दोनों डबल वर्नियर स्केल को यूज़ करके, इससे आपकी जो रीडिंग होती है ना लिस्ट और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाती है। आप इससे भी चेक कर सकते हो और इससे भी चेक कर सकते हो, दोनों से अगर रीडिंग सेम आ रही है तो क्या हो रहा है, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू सही है, ठीक है। Yes, sir. तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इससे बाद हम एक और पढ़ते हैं, जैसे हमारा होता है श्रिंक फैक्टर। श्रिंक फैक्टर क्या होगा, श्रिंक फैक्टर देखिए कभी कभी क्या होते हैं, जो आपके मैप होते हैं, ठीक है, ये आपने मैप बनाया था 1900 में, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए इसको, इसका जो स्केल है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, यानी कि स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर को शो कर रहा है, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, मेन स्केल हुआ, ठीक है। लेकिन ये ऐसी जगह पे रखा था, ऐसे रूम पे रखा था, जिसकी वजह से ये थोड़ा मैप क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड हो गया, ठीक है, ड्यू टू मॉइस्चर कंडीशन। अब जब आपने इस मैप को रीड किया 2020 में, तो इसका स्केल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो मैप था ये क्या हो गया, श्रंक हो गया, ठीक है। या तो इस पर एक्सेसिव हीट लग गई जिसकी वजह से ये डिस्टॉर्टेड हो गया, या फिर इसमें पहले रेन वाटर हुआ जिसकी वजह से, या मॉइस्चर इसने एब्जॉर्ब कर दिया जिसकी वजह से इसका जो शेप हो गया वो डिस्टॉर्टेड हो गया। लेकिन स्टिल इसके अंदर जो डायग्राम होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, सपोज पॉइंट ए ये है, तो ये जो पॉइंट ए होगा ये पॉइंट बी होगा, ये किसी न किसी पॉइंट से तो फिक्स करे है ना आपने, Yes, sir. ठीक है। तो सिमिलरली डिस्टॉर्टेड मैप में भी पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बिल्कुल सही होंगे, चाहे भले वो डिस्टॉर्टेड मैप हो। लेकिन अब यहाँ पे जो इसका स्केल होगा वो स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100, जो 10 मीटर है या 1 मीटर का स्केल है, ये नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, नया स्केल होगा, ठीक है। समझ गए ना। तो उस नए स्केल को हम क्या कहेंगे, श्रिंक स्केल कहेंगे। क्या कहेंगे, Thanks, sir. श्रिंक स्केल, ठीक है। अब ये श्रिंक स्केल कैलकुलेट करने के लिए हमें अपने मेन स्केल को मल्टीप्लाई करना है श्रिंक फैक्टर से। श्रिंक स्केल को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव मल्टीप्लाई अवर मेन स्केल टू श्रिंक फैक्टर। अब यही श्रिंक फैक्टर आपको कैलकुलेट करना होता है। अभी ध्यान दीजिए, एग्जांपल से ही समझते हैं हम इसको। पहले जो आपका मेन स्केल सा था वो था 10 सेंटीमीटर इक्वल टू
10 मीटर। अब श्रिंक होने के बाद अब आपका ये तो रहा नहीं, तो हम इसको रब कर देते हैं। अब सपोज जो आपका निकला है वो निकला है आपका 8 सेंटीमीटर ऑफ दिस श्रिंक मैप गिव्स यू 10 मीटर वैल्यू ऑन ग्राउंड। तो देखिए कितना सेंटीमीटर श्रिंक हुआ है, 2 सेंटीमीटर श्रिंक हुआ है मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों Yes, को? sir. ठीक है, अब देखिए अब आपका मेन स्केल क्या है, मेन स्केल क्या था आपका, जो कि मैप लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, ग्राउंड की लेंथ थी 10 मीटर। अब श्रिंक करने के बाद हमने फिर देखा ए और पॉइंट बी की वैल्यू हमने देखी, वो कितनी आई थी, 8 सेंटीमीटर था। अब ए और बी यहाँ पे भी है, ये आपका ग्राउंड पे कितना शो कर रहा है, 10 मीटर शो कर रहा है। ए और बी यहाँ पे भी है, लेकिन इस मैप में उसकी डिस्टेंस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। लेकिन ग्राउंड पे उसकी डिस्टेंस तो वही होगी ना जो होनी चाहिए ओरिजिनली, वो थोड़ी ना चेंज होगी ग्राउंड की डिस्टेंस। तो ग्राउंड की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर, है कि नहीं? तो अब आपका मल्टीप्लाई यहाँ पे श्रिंक फैक्टर। अब ये श्रिंक फैक्टर की वैल्यू देखिए क्या होगा, तो श्रिंक फैक्टर की वैल्यू क्या हुआ, इससे 10 मीटर से 10 मीटर हमने कैंसिल कर दिया, यानी कि श्रिंक फैक्टर यहाँ पे क्या आया, 8 upon श्रिंक फैक्टर यहाँ पे आया 8 सेंटीमीटर upon अपॉन 10. 10 सेंटीमीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं लेंथ ऑन श्रिंक मैप टू द लेंथ ऑन ओरिजिनल मैप। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं श्रिंक फैक्टर। समझ में आया आपको ये बात? Yes, sir. तो श्रिंक फैक्टर समझ में आ गया ना? तो बस जब भी हमारा श्रिंक हो जाते हैं मैप, तो हम उसके श्रिंक फैक्टर को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि जब भी आप मैप पढ़ते हैं, तो क्योंकि इंडिया में क्या होता है, सीज़न क्या करते हैं, वेरी करते हैं, एक जैसा सीज़न नहीं रहता है। तो फ्रॉम जैन टू दिसंबर कितने सीजन्स होते हैं हमारे पास, हमारे पास कौन कौन से सीज़न होते हैं बताइए? जनवरी फरवरी एक, नहीं हाँ बताइए, स्प्रिंग से स्टार्ट कर दीजिए। स्प्रिंग के बाद समर, विंटर फिर हमारे पास ऑटम, मानसून वाला सीजन कौन सा होता है, ये मानसून लगाइए जो आजकल चल रहा है। फिर विंटर पतझड़ वाला ऑटम या विंटर। तो अभी के लिए हम, क्योंकि हम इसको विंटर ही कह देते हैं, विंटर। तो इन सारे मानसून में जो वेरिएशन होता है उसमें हो क्या रहा है एक्चुअल में, इसमें क्या हो रहा है, मॉइस्चर जो हमारे चारों तरफ रहता है ना एटमॉस्फेयर में, वो चेंज होता है। और यही मॉइस्चर हमारा क्या होता है, अप एंड डाउन होता है, जिसकी वजह से हमारे मैप्स क्या होते हैं, श्रिंक होते हैं और कभी कभी मैग्नीफाई हो जाते हैं, एनलार्ज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें जब भी हम मैप पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि अगर वो मैप किस सीजन में पढ़ रहे हैं और उस सीजन का श्रिंक फैक्टर क्या है। ठीक है, नहीं है ना? तो आज का लेक्चर आपकी 10 बजे से कौन सी क्लास है? मैथ्स। So today's lecture is finished here. I hope you understand all the topics. Thank you for all.